Okay, yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. परक्विजिट का टैक्स स्टेटमेंट डिस्कशन हो रहा था. ओके, तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक डिस्कशन किए थे. अच्छा, हाँ, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी तक डिस्कशन हुआ था. ठीक है, चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट देखो, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन. Taxable value of perquisites is as follows. देखो, वो एजुकेशन अलाउंसेस नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी. ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय नॉट टैक्सेबल. अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, नॉट टैक्सेबल. फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर्स विल बी taxable as under. Facility provided to family members will be taxable as under. ठीक है, देखो, अगर फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट, खुद का कॉलेज, खुद का स्कूल. ठीक है, या फैसिलिटी प्रोवाइडेड in any institution not owned by the employer by reason of his being in employment. चिल्ड्रन के केस में, चाइल्ड ऑफ द एसएससी, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू एन एग्जम्पशन ऑफ ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल. मतलब अगर सॉरी, एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट में या खुद का कॉलेज में एजुकेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है, किसको? एम्प्लॉय का चाइल्ड. तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, सिमिलर इंस्टीट्यूशन में सेम कोर्स करने के लिए जितना खर्चा होगा उससे एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1000 पर मंथ पर चिल्ड्रन. अदर फैमिली मेंबर्स अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल. Reimbursement of education expenditure to employee. Reimbursement of education expenditure to employee. इसका मतलब पहले एम्प्लॉई खर्चा करेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर पैसा वापस कर देगा. इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट. एक्चुअल रीइंबर्समेंट शैल बी टैक्सेबल. मतलब जितना मिल रहा है, मान लो कि एम्प्लॉय खर्चा किया 100 रुपया, लेकिन एम्प्लॉयर दिया 60 रुपया, तो 60 रुपया टैक्सेबल होगा. एक्चुअल रीइंबर्समेंट शैल बी टैक्सेबल. सच रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी शैल आल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये सारे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज चार्जेबल. किसके हाथ में टैक्स लगेगा? In case of reimbursement or school fee of family members of the employee paid by employer directly to school. अगर reimbursement हो रहा है, नहीं तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली स्कूल को पेमेंट कर रहा है, ऑल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल. ऑल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या ना हो. अदर केसेस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल.
नोट्स रीड करो। 1000 per month per child shall be exempted without any restriction on number of children। जैसे कि एजुकेशन अलाउंसेस में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन था, हॉस्टल अलाउंसेस में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन था, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चिल्ड्रन सबके लिए 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। चाइल्ड इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड ऑफ द असेसी बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड और इलिजिटिमेट चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड हो, अडॉप्टेड चाइल्ड होने से भी चलेगा, स्टेप चाइल्ड होने से भी चलेगा। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई ऑफ फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव वैल्यू। मान लो टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है 1000, अब एम्प्लॉय दे रहा है 200 रुपया, तो वो फ्री एजुकेशन नहीं हुआ, कंसेशनल एजुकेशन हो गया। अब 1000 से 200 रुपया माइनस हो जाएगा, 800 टैक्सेबल होगा। कंट्रीब्यूशन मेड अंडर an educational trust created for the children of the particular group of employees is not taxable। अगर एजुकेशनल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन हो रहा है created for the children of particular group shall not be taxable। Valuation of perquisites in respect of free transport। Valuation of perquisites in respect of free transport। The facility provided by employer is taxable in the hands of employee on the following basis। केस फिर उसका ट्रीटमेंट। इफ एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, मतलब खुद का बॉस, मतलब व्हीकल से एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर का खुद का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है तो पब्लिक से जितना अमाउंट वो चार्ज कर रहा है वो टैक्सेबल होगा, सारे एम्प्लॉय के हाथ में नहीं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में। इन अदर केसेस actual cost of employer for such facility is taxable in the hands of all employees। Sorry, notes: in case of above facilities provided to employees of railway and airlines, nothing shall be chargeable to tax। मतलब रेलवे एम्प्लॉय या एयरलाइंस एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रहा है, एग्जेम्प्टेड। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव वैल्यू। ये बेटा कॉमन पॉइंट, जब भी कुछ भी अमाउंट या कुछ अमाउंट अगर एम्प्लॉय पेमेंट करेगा वो टैक्सेबल वैल्यू से माइनस हो जाएगा। Conveyance facility provided to the employee for journey between office and residence is not taxable। Next, valuation of perquisites in respect of interest-free loan or concessional rate of interest। रीड करो पहले, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से रीड करो। परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉय, अंडरलाइन द वर्ड एम्प्लॉय, any member of his household by the employer or any person on his behalf is not taxable if aggregate amount of a loan given by the employer
or any other person on his behalf does not exceed 20,000. अगर लोन अमाउंट 20,000 एक्सीड नहीं कर रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल। देखो बेटा, टैक्स प्रोविजन को तोड़ तोड़ के याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर लोन अमाउंट बेटा एग्रीगेट अमाउंट 20,000 एक्सीड नहीं कर रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल। The taxable value of such perquisites shall be determined as per the rate on the first day of the relevant previous year charged by State Bank of India in respect of a loan of the same purpose advanced by it. हाँ, अगर 20,000 से एक्सीड हो रहा है बेटा, लोन तो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन तो मुझे बेनिफिट, लोन तो मुझे रीपे करना पड़ेगा ना, तो मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पर्सन टैक्सेबल। अगर लोन अमाउंट एग्रीगेट लोन अमाउंट 20,000 एक्सीड नहीं कर रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल। फिर लोन अमाउंट अगर 20,000 एक्सीड कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल। इंटरेस्ट सॉरी फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर एसबीआई का रेट लगेगा। फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एसबीआई का रेट लगेगा। ओके, नोट्स, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड on the maximum outstanding monthly balance. Maximum outstanding monthly balance means the aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month. Okay. इसका मतलब इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होगा ना, मंथली कैलकुलेशन होगा। लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, nothing is taxable if loan is given for medical treatment of the employee or his or any member of his household in respect of disease specified in rule 3A। बेटा ये स्पेसिफाइड डिजीज, ये स्पेसिफाइड डिजीज। अगर लोन, तुम इतना सा याद रखो कि अगर लोन कुछ बड़े रोग के लिए, ठीक है, बड़ा डिजीज के लिए अगर लोन दिया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, नथिंग इज टैक्सेबल। हाउएवर सच एग्जेम्प्टेड लोन विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट दैट हैज बीन रीइंबर्स्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। चलो कोई बात नहीं, इतना सा याद रखो कि लोन गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इज नॉट टैक्सेबल। हाँ, कंसेशनल इंटरेस्ट अगर मतलब फ्री लोन नहीं, कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन? एम्प्लॉय, तो जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो माइनस हो जाएगा। एनी इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर सच लोन शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव कंप्यूटेड वैल्यू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज हायर। अच्छा, मतलब जितना टैक्सेबल हो रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल। Amount on which interest shall be calculated. If loan amount is more than 20,000, interest shall be levied on total loan amount. Sorry. देखो बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि up to 20,000 exempted है। हाँ, 20,000 अगर लोन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एक्सीड नहीं कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 20,000 एक्सीड कर रहा है तो पूरा एंटायर लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। If loan amount is more than 20,000, interest shall be levied on total loan amount rather than the excess amount. Treatment of outstanding loan taken earlier, interest on loan taken before insertion of this provision। मतलब ये प्रोविजन आया था 12/12/2001 में, उससे पहले अगर लोन ले रखे हो तो
देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल प्रोविजन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रोविजन आया था 2001 में। अगर लोन उससे पहले ले रखे हो तो वो एज्यूम होगा कि लोन ले रखे हो बाद में, मतलब ये प्रोविजन लगेगा। बोलो, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन का प्रोविजन को एक बार समराइज करो। ठीक है, अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, एग्रीगेट का मतलब पहले मैंने 5000 दिया, फिर उसके बाद 10,000 दिया, फिर उसके बाद 10,000 दिया, अब एग्रीगेट अमाउंट हो गया ना, 20,000 एक्सीड किया। हाँ, अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन 20,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो नथिंग इज टैक्सेबल। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन लेते हो तो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो नथिंग इज टैक्सेबल। बाकी फर्स्ट डे में एसबीआई का जो रेट था वही रेट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। सॉरी, ये एग्जाम्पल आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, पॉज हो गया था, और एक बार चेक कर लो। X employed by A Limited on 1st June 2020. The company gives an interest-free loan rupees 14 lakh. Loan is repayable within 5 years. SBI lending rate 8.65%. Find out taxable amount of provisions. सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत सर्दी हुआ है। तो इंटरेस्ट 14 लाख, देखो 20,000 से ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो 14 लाख इंटू 8.65% इंटू 10/12। क्यों? क्योंकि 1 जून को लोन लिया था, तो 10/12 1,09,17। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, कॉपी करो एग्जाम्पल। ये परचेस्ड ए होंडा सिटी कार, Honda City 1.6 LXI car on 1st March 2020 from a loan of rupees 8 lakh taken at concessional rate of 8.25% from his employer XYZ Limited। मतलब employer is giving concessional rate of interest loan to its employee। ये विल पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 25,000। हर महीने 25,000 पेमेंट करेगा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2021। एसबीआई का लेंडिंग रेट 9.25%। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन। इसका मतलब पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, फिर जितना इंटरेस्ट एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेशन होगा। लोन कब लिया था? मार्च। लोन 1 मार्च 2020, लेकिन हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो अप्रैल से कैलकुलेशन होगा। मंथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटरेस्ट।
मंथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटरेस्ट। बोलो अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 मतलब ये देखो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब से होगा, 1 जनवरी 2021, तो अप्रैल में 8 लाख तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 8 लाख इंटू, हाँ ऐसे भी कर सकते हो तुम 9.25 में कैलकुलेशन करोगे, फिर 8.25 माइनस होगा, ये देखो 8.25 माइनस होगा, 9.25 में कैलकुलेशन होगा। अगर ऐसा करोगे तो दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो सीधा 1% में कैलकुलेशन करो। 9.25% में टैक्सेबल, 8.25 एग्जेम्पशन, तो सीधा 1% टैक्सेबल, तो इंटू 1% इंटू 1/12, सिक्स 667। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके दिसंबर, दिसंबर तक 667 चलेगा। क्यों भाई दिसंबर तक 667 चलेगा, क्यों? क्योंकि दिसंबर तक इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ है, इंस्टॉलमेंट जनवरी से शुरू होगा, तो 667 इंटू कितना महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 दिन, 8 मंथ। अब जनवरी, जनवरी में 25,000 पेमेंट होगा, तो 8 लाख लोन अमाउंट था, 25,000 पेमेंट हो गया, 7,75,000, तो 7,75,000 इंटू 1% इंटू 1/12, 645.83। फेब्रुवरी 7,50,000, 625। मार्च 7,25,000, मार्च जनवरी 21, 7,25,000 इंटू 1% इंटू 1/12, ये 604। अब टोटल इंटरेस्ट ऐड करो, टोटल हो रहा है 604, 625, 7877.83, बस 7877.83 होगा तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन। नेक्स्ट देखो ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे, होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे।
वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे होम और एनी अदर एक्सपेंसेस पेड फॉर और बॉर्न और रिम्बर्स। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो चलेगा, एम्प्लॉयर अगर पेमेंट करेगा तो भी चलेगा, सॉरी, अगर एम्प्लॉय पेमेंट करेगा, एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट करेगा तो भी चलेगा। बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे availed of by the employee or any member of his household is taxable in the hands of all employee as per the following table. When such facility is maintained by employer and is not available uniformly to all employee, मतलब स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिल रहा है, नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, सारे एम्प्लॉय ये बेनिफिट्स नहीं लेते हैं, तो कुछ स्पेशल एम्प्लॉय को मिल रहा है ये बेनिफिट्स। तो नोशनल कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी, देखो बेटा सच फैसिलिटी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर ना, तो नोशनल कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी टैक्सेबल। इन अदर वर्ड, वैल्यू एट व्हिच सच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी टू द पब्लिक, मतलब अदर एजेंसी पब्लिक को जिस वैल्यू में ऑफर कर रहे हैं उस वैल्यू में ये टैक्सेबल। मान लो तुम मेरा एम्प्लॉय, मैंने तुम्हें फैसिलिटी दिया, किस चीज का, हॉलीडे होम, टूरिंग, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। ये जो हॉलीडे होम, टूरिंग, ट्रैवलिंग, ये फैसिलिटी मैं खुद मेंटेन कर रहा हूं। मेरे बगल में एक एजेंसी है, मैंने तुम्हें गोवा घुमाने के लिए लिया था, तो मेरे बगल में एक एजेंसी है, वो पब्लिक को गोवा घुमाने के लिए 15,000 रुपया चार्ज कर रहा है, तो मेरा नोशनल कॉस्ट कितना होगा, 15,000। अब 15,000 तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके, वेयर द एम्प्लॉई is an official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him. सॉरी, मान लो कि तुम मेरा एम्प्लॉई, हाँ, ऑफिस का काम के लिए तुम गोवा जा रहे हो, फिर सोचा कि चलो गोवा तो जा रहे हो, लेकिन साथ में बीवी को ले गया। अब मैं तो तुम्हारे लिए खर्चा करूंगा क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर में गए हो। अब उसके साथ साथ तुम्हारे बीवी के लिए भी मैं खर्चा कर रहा हूं। देख करो सिचुएशन को, वेयर द एम्प्लॉय इज एन ऑफिशियल टूर and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him. The amount of expenditure so incurred for the accompanying member of his household तुम्हारे बीवी के लिए जितना खर्चा होगा उतना टैक्सेबल होगा, तुम्हारे लिए जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि तुम ऑफिशियल टूर में हो। वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वैकेशन, मान लो ऑफिशियल टूर 6 दिन के लिए था, काम खत्म हो गया, अब एक्स्ट्रा 4 दिन तुम गोवा में रहते हो, वैकेशन। द वैल्यू विल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे और वैकेशन। मतलब
6 दिन तो ऑफिशियल का खर्चा था, 6 दिन का वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद जो 4 दिन एक्सटेंड हुआ, अगर ऑफिशियल काम के लिए एक्सटेंड होगा तो नथिंग इज टैक्सेबल, लेकिन वैकेशन के लिए एक्सटेंड हो रहा है तो 4 दिन का खर्चा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। एनी अदर केसेस अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना खर्चा करेगा उतना टैक्सेबल। हाँ, अगर एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द above, the above provision are not applicable in case of लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए सेपरेट प्रोविजन, ये प्रोविजन लीव ट्रैवल कंसेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री मील्स, the facility provided by employer is taxable in the hands of employee on the following basis: tea, snacks, other non-alcoholic beverage in the form of light refreshment exempted. Free meals provided during official hour in remote area, offshore installation exempted. Free meals provided by the employer during office hour at office or business premises. फ्री मिल्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर, देखो बेटा रिमोट आवर सॉरी रिमोट एरिया में फ्री मील ऑफिस आवर में दिया जाता है तो एग्जेम्प्टेड, लेकिन फ्री मील्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमिसेस थ्रू पेड वाउचर व्हिच आर नॉट ट्रांसफरेबल and usable only at eating joints, देखो टैक्सेबल कितना होगा। एक्सपेंडिचर ऑन फ्री मील इन एक्सेस ऑफ ₹50 पर मील shall be taxable perquisites to the hands of to the extent of excess amount in hands of all employee। चलो बस सिंपल सा बात है, अगर रिमोट एरिया में ऑफिस आवर में फ्री मील दिया जाता है तो एग्जेम्प्टेड, ओके। अदर एरिया ड्यूरिंग ऑफिस आवर अप टू मतलब 50 रुपया तक एग्जेम्प्टेड, बाकी जितना एक्सेस होगा टैक्सेबल। देखो ये नहीं कह रहा हूं कि 50 के बाद मतलब अप टू 50 एग्जेम्प्टेड, मान लो कि 70 रुपया हुआ मील का रेट तो 20 रुपया टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल देखो, फ्री मील्स गिवन टू एम्प्लॉई और 70 पर मील थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल कूपन फॉर 300 टाइम्स इन ए ईयर टैक्सेबल हो जाएगा 20 into 300। अदर केसेस actual expenditure incurred by employer as reduced by amount charged from employee for such lunch or meal shall be taxable in the hands of all employee। रिमोट एरिया का मतलब एरिया लोकेटेड एट लीस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए टाउन हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000। जिस टाउन में पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं, उस टाउन से 40 किलोमीटर के बाद जो एरिया होगा वो रिमोट एरिया होगा। गिफ्ट वाउचर टोकन गिवन बाय एम्प्लॉयर, गिफ्ट वाउचर या टोकन गिवन बाय एम्प्लॉयर। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन इन लिeu ऑफ which any gift may be received given to the employee or any member of his household on ceremonial occasion or otherwise by employer shall be taxable in the hands of all employee। However, gift voucher or token up to 5,000 in aggregate during the previous year shall be exempted। देखो बेटा, मान लो
कि आज मेरा बिजनेस का इनॉग्रेशन डेट, ठीक है। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी में तुम मेरा एम्प्लॉई, मैंने तुम्हें 6,000 का एक गिफ्ट वाउचर दिया, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या 1,000 टैक्सेबल या 6,000 टैक्सेबल? 6,000, हाँ। अप टू 5,000, अगर 5,000 तक एक्सीड नहीं कर रहा है तो एग्जेम्प्टेड। एक बार 5,000 एक्सीड किया तो पूरा वाउचर टैक्सेबल। नोट्स में लिखा हुआ है, देखो, वेयर वर्थ और गिफ्ट इज इन एक्सेस ऑफ 5,000 द अमाउंट, ओ आई एम सॉरी, लिखा हुआ था ना अप टू 5,000 एग्जेम्प्टेड, मतलब 5,000 से जितना ज्यादा होगा एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल, आई एम सॉरी, एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल। Where worth of gift in excess of 5,000, then amount in excess of 5,000 shall be taxable. अच्छा, मान लो मैंने तुम्हें वाउचर दिया, ये वाउचर के एग्नेस्ट तुम कैश ड्रा कर रहे हो तो 5,000 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम गिफ्ट ले रहे हो तो 5,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो नोट भी रीड करो, नो सच एग्जेम्पशन 5,000 इज अवेलेबल ऑन गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी। इल्यूस्ट्रेशन 28 फटाफट रीड करो। Determine the taxable perquisite in the following cases. Miss Shraddha receive a wristwatch of 3,000 17/7/2020 and golden chain 12,000। एग्रीगेट बेटा 5,000 से एक्सीड हो रहा है, सॉरी। नंबर 2, मिस राखी रिसीव्ड 11,000 कैश गिफ्ट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर दीपू लिमिटेड। मिस अनिरुद्धा इज वर्किंग विथ X and Y, X and Co partnership firm during the year. The employer firm gifted a diamond ring worth 80,000 to wife of Mr. Aniruddha। चलो, फर्स्ट केस, साधा के केस में गिफ्ट का वैल्यू 18,000, 3,000, यहाँ पे 12,000 तो 15,000, 5,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, 10,000 टैक्सेबल होगा। सेकेंड केस में कैश गिफ्ट नथिंग इज एग्जेम्प्टेड, एंटर अमाउंट टैक्सेबल, तो टैक्सेबल परक्विजिट्स 11,000, 5,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा कैश गिफ्ट में। थर्ड केस में 80,000 तो 5,000, एक काइन में ना डायमंड रिंग, तो 5,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, 75,000 टैक्सेबल होगा। क्रेडिट कार्ड expenditure incurred by an employer in respect of credit card facility to employees shall be treated as under। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रखा है, चलो, where such credit card is used wholly and exclusively for office purpose and specified conditions are satisfied। बड़ा ऑफिस के लिए अगर मैं यूज करूंगा तो नथिंग इज टैक्सेबल। Where expenses including membership and annual fees are incurred by the employee or any member of his household which is charged to a credit card provided by the employer or otherwise are paid or reimbursed by employer। मतलब प्राइवेट पर्पज के लिए अगर एम्प्लॉयर जो क्रेडिट कार्ड दे रखा है उसको तुम यूज कर रहे हो, अगर उसके लिए डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब तुम क्रेडिट में ले रहे हो कार्ड स्वाइप करके, उसका पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, एनी अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर
as reduced by amount charged from employee shall be taxable in the hands of employee। मान लो ये एम्प्लॉई खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा 20 रुपया का, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया पैंटालून्स में। अब एम्प्लॉयर 20 रुपया पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए, फिर एम्प्लॉय से 5 रुपया चार्ज कर रहा है, तो 15 रुपया टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। हाँ, इफ अमाउंट रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, मतलब पहले एम्प्लॉय पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट करेगा। सेकंड केस, पहले एम्प्लॉय पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट करेगा। एनी अमाउंट जितना रीइंबर्समेंट हो रहा है उतना टैक्सेबल। क्लब एक्सपेंडिचर, ये सब छोटा छोटा परक्विजिट्स एक बार पढ़ लो, याद रखो, बस चलो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लब फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज shall be treated as under, where such expenses are incurred wholly and exclusively for the purpose of for office purpose and specified conditions are satisfied। देखो बेटा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कौन खर्चा कर रहा है? एम्प्लॉयर, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लब फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। अगर ऑफिस के लिए, ऑफिस पर्पज, तो नील। Where health club, sports and similar facilities are provided uniformly to all employee by the employer, नील। अगर सारे एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म बेसिस में प्रोवाइड हो रहा है क्लब फैसिलिटी, तो नील। मतलब हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, सिमिलर फैसिलिटी, where the employer has obtained corporate membership of the club and the facilities enjoyed by the employee or any member of his household। देखो बेटा, मान लो ये एक क्लब है, भुवनेश्वर क्लब। कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, एक मेंबर मतलब कॉर्पोरेट मेंबर। एम्प्लॉयर का जो भी एम्प्लॉय है ना, उनको क्लब फैसिलिटी या बेनिफिट्स दे रहा है। Where the employer has obtained corporate membership, ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप का मतलब, मान लो कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तो मैंने किसी क्लब में एक कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले लिया, फिर मैंने बोला कि मेरे सारे एम्प्लॉय आके यहाँ बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट मेंबरशिप। Where the employer has obtained corporate membership of the club and the facilities enjoyed by the employee, तो अमाउंट incurred by employer for such facility shall be taxable perquisite in the hands of all employee। However, initial fee paid for obtaining corporate membership shall not be a taxable perquisite। तो कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर तुम लेना चाहते हो तो पहले मेंबर होना पड़ेगा, एक ह्यूज अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एनुअल फीस दिया जाएगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। Any payment or reimbursement made by the employer of any expenditure incurred, including the amount of annual or periodical fees in a club by employee or any member of his household। मतलब मान लो कि एक क्लब, यहाँ पे मेंबर कौन है? एम्प्लॉय। क्लब को कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट कर रहा है, तो जितना खर्चा होगा उतना टैक्सेबल, जितना रीइंबर्समेंट होगा उतना टैक्सेबल। ए सिंपल पॉइंट।
तो जितना रीइंबर्समेंट हो रहा है उतना टैक्सेबल। Next, valuation of perquisites in respect of use of movable asset. Use of movable asset. बेटा यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मान लो कि लैपटॉप, एम्प्लॉयर का लैपटॉप एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट। इफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड use any movable asset other than the asset for which provision have been made belongs to the employer, then such facility is taxable in the hands of all employees. The value of such benefits is determined as per the following tables. If the asset is owned by the employer, if the asset is owned by the employer, if the asset is owned by the employer, the 10% of original cost is the value of perquisites. 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मान लो कि मेरे पास एक मूवेबल एसेट है जिसका मैं ओनर हूं, ये मूवेबल एसेट मेरे एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो उसका कॉस्ट 100 रुपया, तो 10 रुपया टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय हैंड में। इफ द एसेट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, अगर कुछ अमाउंट रिकवर्ड हो रहा है एम्प्लॉय से, वो माइनस हो जाएगा। एनी सम चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। सर कंप्यूटर लैपटॉप, हाँ कंप्यूटर लैपटॉप एग्जेम्प्टेड। मान लो टीवी का अगर मैं ओनर हूं तो टीवी का 10% तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर टीवी में भाड़े पे ले रखा हूं तो जितना हायर चार्जेस दे रहा हूं वो टैक्सेबल होगा। हियर मूवेबल एसेट डज नॉट इंक्लूड कार, क्योंकि कार के लिए सेपरेटली हम प्रोविजन पढ़ चुके। तो लिखो यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कार लिख के काट दो। हाँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, अदर, टीवी एक्सेट्रा। लैपटॉप, कंप्यूटर, अदर, टीवी एक्सेट्रा। लैपटॉप कंप्यूटर एग्जेम्प्टेड, अदर बोलो इफ ओनर इज एम्प्लॉयर, मतलब इफ एम्प्लॉयर इज ओनर, तो 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट। इफ एम्प्लॉयर टेकन ऑन हायर, तो हायर चार्जेस। If employer taken on higher, then higher charges. Valuation of perquisites in respect of movable assets sold by an employer. मान लो मेरे पास एक टीवी था, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने तुम्हें बेच दिया, तुम मेरा एम्प्लॉय। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर। रीड करो। इफ द सेल प्राइस इज लेस देन रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस
करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो रिटन डाउन वैल्यू। इफ द सेल प्राइस इज लेस देन रिटन डाउन वैल्यू calculated as per the method and rate mentioned below, then the difference would be treated as perquisite and taxable in the hands of all employees. Rates and method of depreciation for different types of asset are as follows. Electronic items 50% WDV, motor car 20% WDV, any other 10% SLM. देखो बेटा ध्यान से समझो ये प्रोविजन क्या कह रहा है। मान लो कि एक मोटर कार एम्प्लॉयर का ये सेल हो रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो पहले इसका WDV निकाला जाएगा। WDV का मतलब रिटन डाउन वैल्यू। कैसे? 20% WDV डिप्रिसिएशन। मान लो 1 लाख में खरीदा था एम्प्लॉयर, अब 2 साल के बाद मतलब 1 साल के बाद बेच रहा है, तो पहला साल का डिप्रिसिएशन 20,000, 20%। तो WDV कितना आ रहा है? 80,000। मान लो कि एम्प्लॉय को बेच रहा है 60,000 में, तो डिफरेंस कितना? 20,000 टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सारे एसेट का पहले डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, WDV निकालोगे। अगर सेल प्राइस WDV से कम होगा तो डिफरेंस टैक्सेबल। तो मैथमेटिकली अगर हम समझेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर माइनस होगा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग व्हिच सच एसेट इज यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर। कंप्लीटेड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV माइनस करोगे कितना में सेल हो रहा है। अगर पॉजिटिव होगा तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, अगर नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 29 रीड करो। फटाफट इलस्ट्रेशन 29 रीड करो। मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरा में, ठीक है। तो बिना कैमरा में इलस्ट्रेशन 29 समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज सोल्ड द फॉलोइंग एसेट टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर अमित, कंप्यूट टैक्सेबल परक्विजिट्स। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ मूवेबल एसेट सेल कर रहा है, तो ये प्रोविजन लगेगा कौन सा? ट्रांसफर ऑफ या सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। चलो देखो, कंप्यूटर परचेज हुआ था 1/7/2017, परचेज वैल्यू था 2 लाख, डेट ऑफ सेल 18/8/2020, सेल प्राइस 20,000। कार परचेज हुआ था 1/4/2018, परचेज प्राइस 3 लाख, 1/3/2021 50,000 का 50,000 में सेल हो रहा है। टेलीविजन 1/4/2015 50,000, 1/4/2020 2,000।
सोफा सेट। चलो, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे WDV। पहले WDV का कैलकुलेशन होगा, फिर उसके बाद सेल प्राइस के साथ कंपेयर होगा, डिफरेंस टैक्सेबल होगा। तो पहले WDV निकालो। बेटा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज के केस में एग्जम्प्टेड, लेकिन सेल के केस में नहीं। ठीक है, सेल के केस में लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर 50% डिप्रिसिएशन, मोटर कार के ऊपर 20%, या WDV में एनी अदर के लिए 10%। हाँ, फिर ये पॉइंट याद रखना, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, यानी कंप्लीटेड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, देखो अब WDV निकालते हैं। पहले कंप्यूटर का परचेज वैल्यू 2 लाख, कब परचेज हुआ था? 1/1/2017। तो 1/7/2017 से 30 मार्च 2018, एक साल हो रहा है। 50% 1 लाख, तो WDV 1/7/2018 में 1 लाख। फिर 1/7/18 से 30 जून 19, ये भी 1 ईयर। 1000 के ऊपर 50%, क्योंकि WDV 1/7/19 में 50,000, 1/7/19 30 जून 2020। सेल हुआ कब? 18/8, मतलब अगस्त। तो 30 जून 2020, 50%, 25,000। अब 1/7/2020 में WDV आ रहा है 25,000। देखो 1/7/20, लेकिन सेल हो रहा है 18 अगस्त 20। एक साल तो नहीं हो रहा है, पार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, नॉट बीइंग कंप्लीटेड ईयर। तो WDV हो गया है 25,000। ठीक है, कंप्यूटर का। सिमिलरली कार का 20% के हिसाब से 1/4/18 to 31 मार्च 19, 20%, 2,40,000। 1/4/19, 31 मार्च 20, 40,000। ये इनकम्प्लीटेड ईयर, इसीलिए डिप्रिसिएशन नहीं, कैलकुलेशन नहीं होगा। 1,92,000 WDV। टेलीविजन अदर एसेट में जाएगा 10%, 10% SLM। तो डायरेक्टली 1/4/15 to 31 मार्च 20, रिमेनिंग पीरियड कैलकुलेशन नहीं होगा। 25,000 10% के हिसाब से कितने साल हो रहा है? 5 साल, 25,000। Depreciation on sofa set is charged
at the rate of 10% as per straight line method since the asset is used for more than 10 year, hence WDV नील होगा। देखो बेटा, सोफा सेट 10 साल से ज़्यादा, अदर एसेट में जाएगा 10% WSLM, तो 10 साल के बाद 100% हो जाएगा, यानी 10 साल के बाद WDV नील हो जाएगा। अब देखो WDV 25,000, सेल वैल्यू 20,000, 5,000 टैक्सेबल। WDV 1,92,000, सेल प्राइस 50, 1,42,000 टैक्सेबल। WDV 25, 2,000, 23 टैक्सेबल। WDV नील 5,000 नील टैक्सेबल। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगा तुम्हारा 1,70,000। और 2 क्लास लगेगा सैलरी खत्म होने के लिए, ठीक है। आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स, मेडिकल फैसिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स, मेडिकल फैसिलिटी। हमारे पास रिमेनिंग परक्विजिट डिस्कशन करने के लिए है मेडिकल फैसिलिटी, फिर उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन LTC, अदर परक्विजिट्स। बाकी 2 इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स ही है, फिर प्रोविडेंट फंड है, डिडक्शन है 16 का। बाकी कुछ प्रॉब्लम है, 2 या 3 क्लास लगेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।